निकालना है आपको प्रिंसिपल इज इक्वल टू व्हाट, निकालना है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दे रहा हूं 16.2/3%, टाइम है 2 ईयर्स का, और CI टू 390 रुपया है। SI निकालिए, CI माइनस SI निकालिए, एक प्रिंसिपल निकालिए, दूसरा SI निकालिए, तीसरा CI माइनस SI निकालिए, और बढ़ा दे कि ये 3 ही रहने दे, रहने दीजिए 3 ही पर समझ लीजिए पहले, फिर आगे 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन दे दूंगा इसी क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन पे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाने की हर पॉसिबिलिटी पे डिस्कस कर लूंगा, लेकिन अभी आप फिलहाल ये 3 ही बनाने का सीख लीजिए। अगर आप ये 3 सीख लिए तो आगे बाकी सब भी सीख लेंगे। क्या बोले? 1170 क्या मूलधन? नहीं, गलत है, मूलधन 1170 नहीं आएगा। ठीक है, ट्राई कीजिए तो सभी लोग ट्राई कीजिए, जस्ट डू इट। सभी लोग ट्राई करें, सबकी कॉपी चेक करूंगा, आप लोगों की कॉपी चेक करनी नहीं। बन गया सभी का? चलिए देखिए तो 16.2/3%, फ्रैक्शन कितने की होगी? मैंने क्या बोला था कि यदि 6 रुपए यहां प्रिंसिपल मान लिया था, 6 रुपए प्रिंसिपल मान लिया था, 1 रुपए का इंटरेस्ट हुआ था, 6 रुपए प्रिंसिपल 1 रुपए का इंटरेस्ट, तो क्या हुआ? 6 रुपए प्रिंसिपल 1 रुपए इंटरेस्ट, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है? 7 रुपए का अमाउंट हो जाएगा। 6 रुपए की प्रिंसिपल, 1 रुपए का इंटरेस्ट, तो 7 रुपए का
अमाउंट हो जाएगा। और मैंने बोला था कि ये प्रोसेस 2 बार, अगर टाइम 2 इयर्स हो तो ये प्रोसेस 2 बार, और यदि टाइम 3 इयर्स हो तो ये प्रोसेस 3 बार लिखनी है। अभी तो टाइम 2 इयर्स है, इसलिए ये प्रोसेस आपको कितनी बार लिखनी थी? 2 बार लिखनी थी। और आपने क्या किया था? 6 की स्क्वायर लिखा था, एक तरफ 6 और दूसरी तरफ 7, 6 प्रिंसिपल 7 की अमाउंट, और यह प्रोसेस आपने 2 बार लिखा था। और इस तरह से दोनों को मल्टीप्लाई किया था, 6 की स्क्वायर 36, 7 की स्क्वायर 36 से बढ़ के 49 कितना हुआ? 13 हुआ। और यह 13 यूनिट की वैल्यू, जो 13 यूनिट आया वो क्या आया? CI आया। और इस 13 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 390 रुपया दिया हुआ है। तो 13 यूनिट की वैल्यू है 390, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 30 होगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 होगी तो 36 यूनिट की वैल्यू 36 गुणे 30, और 36 तिया 108 होता है, इसलिए 1080 रुपया प्रिंसिपल हो गया। नहीं, इसी तरह साथ में 49 गुणे 30, तो 49 गुणे 30 कितना? 170, ये आ रहा है। लेकिन अभी तक आपने क्या देखा कि केवल आपने प्रिंसिपल निकाल पाया और केवल आप अमाउंट निकाल पा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में आप क्या क्या नहीं निकाल पा रहे हैं? SI नहीं निकाल पा रहे हैं, CI और SI के बीच का डिफरेंस नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक ना? ठीक, तो हम क्या करें अब ऐसे कंडीशन से बचने के लिए? इसको क्या करते हैं, तो इस सारी प्रोसेस को हम एक जगह लिख दे। हम इतना लंबा जो काम किए, इसके बदले में हम सीधा सीधा ऐसे अगर हम लिखे, सीधा सीधा क्या लिखते हैं कि 1/6, और डायरेक्ट रूप में नहीं लिख सकते हैं कि यदि प्रिंसिपल माने 2 साल के लिए है तो डायरेक्ट हम लिख दे प्रिंसिपल बराबर 6 की स्क्वायर 36, डायरेक्ट लिख दे प्रिंसिपल। क्या लिख दिए? 6 की स्क्वायर कर दिए, टाइम 2 इयर्स होने के कारण प्रिंसिपल को मान लिए 36 यूनिट, डायरेक्ट लिख दिया एक लाइन में। जितना अभी तक लिखे थे सब बात को एक लाइन में लिख दिया कि 6 की स्क्वायर कितनी? 36। समझ रहे इतनी बात? अब एक बात समझिए, इसी 36 पर ना 1/6 रुपया ब्याज मिला है, इसी 36 पर ना 1/6 रुपया ब्याज मिला है, तो 36 का 1/6 कितना होता है? 6 रुपया। एक बार आपने ब्याज को कैलकुलेट कर लिया कि पहले साल में 6 रुपया ब्याज मिला, तो अगले साल भी साधारण ब्याज बराबर होता है। प्रत्येक साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। इस लाइन को लिख लीजिए, प्रत्येक साल का साधारण ब्याज, प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है। 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 ठीक, लिख लिए। अब देखिए, पहले साल का साधारण ब्याज 6 रुपया हुआ, तो दूसरे साल का भी साधारण ब्याज कितना होगा? और कुल साधारण ब्याज कितने का होगा? कुल साधारण ब्याज कितने का होगा? 12 रुपया। ठीक, अगला लाइन लिखिएगा, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मूलधन पर निकाला जाता है। साधारण ब्याज की गणना मूलधन पर की जाती है। साधारण ब्याज की गणना मूलधन पर की जाती है। साधारण ब्याज की गणना मूलधन पर की जाती है। साधारण ब्याज की गणना मूलधन पर की जाती है। साधारण ब्याज की गणना मूलधन पर की जाती है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पर तो ब्याज मिलता ही है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पर तो ब्याज मिलता ही है। मूलधन पर तो ब्याज मिलता ही है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। मूलधन पर तो ब्याज मिलता ही है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। हो गया? जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पर तो ब्याज मिलता ही है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। यहां तक तो समझ गए हैं? आगे देखिए, अब समझिए कि साधारण ब्याज में मूलधन पर ब्याज मिला। साधारण ब्याज में पहले साल में मूलधन पर 6 रुपया ब्याज मिला। साधारण ब्याज में मूलधन पर ब्याज मिला दूसरे साल में भी 6 रुपया, और इस तरह 2 साल की समाप्ति पर साधारण ब्याज, कुल साधारण ब्याज 12 रुपए का हो गया।
लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के केस में मूलधन पर तो ब्याज मिलेगा जो मिल चुका हुआ है, मूलधन पर तो ब्याज मिलेगा जो ऑलरेडी हम लिख चुके हुए हैं। अब हमको ब्याज पर भी ब्याज कैलकुलेट करना है। तो चूंकि पहले साल में कोई ब्याज नहीं था, पहले साल में कैलकुलेट करने के लिए कोई ब्याज नहीं था, केवल मूलधन था, इसलिए 36 का 1/6 6 रुपया निकल गया। लेकिन दूसरे साल में मूलधन पर ब्याज मिला 36 का 1/6 6 रुपया, लेकिन दूसरे साल में इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा ना, मतलब 6 रुपए का भी ब्याज मिलेगा। और 6 रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा, तो 6 का 1/6 कितना होता है, 6 का 1/6 कितना होता है, 1 रुपया। इस तरह से कुल मिलाकर 6 + 6 + 1 कितना, 13 रुपया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 13 रुपया, साधारण ब्याज हो गया 12 रुपया। सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस, सीआई माइनस एसआई, तो 13 में से 12 घटा दीजिए तो 1 रुपया। अब ये सब कुछ निकल के आपके सामने आ गया हुआ है। अगर आप 1 2 3 और 4 ये 4 नंबर, ये 4 डिजिट, ये 4 संख्या लिखना सीख जाएंगे तो बाकी की आप सारे सीआई एसआई के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब समझिए, क्वेश्चन में था कि सीआई बराबर 390 रुपया और इधर रेशियो वाइज क्या आया कि सीआई बराबर 13 यूनिट। तो इसी 13 यूनिट की वैल्यू ना 390 रुपया, तो 1 यूनिट की वैल्यू, तब दोनों सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 रुपया लिख दे, हो गया आंसर। 12 यूनिट है एसआई की वैल्यू, तो 12 × 30, 12 × 36, 360 रुपया सिंपल इंटरेस्ट लिख दे ऐसा। बोलिए सब निकल चुका है कि नहीं निकल चुका है। साधारण ब्याज हो निकल गया कितना रुपया, 360 रुपया। दोनों के बीच का डिफरेंस निकल गया 30 रुपया। प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल है 36 यूनिट, 36 × 30, 6 × 1080, 1080 रुपया। बोलिए सब कुछ निकल चुका है कि नहीं निकल चुका है। ठीक, तो आप इसे नोट कीजिए और इस पर मैं बहुत सारा प्रैक्टिस करवाऊंगा जिससे आपका ये कंफर्म हो जाएगा। और अगर आप इतनी बात सीख गए तो आपको एसआई सीआई में कभी दिक्कत नहीं होगी। अगर इतनी बातों पे आपने कमांड कर लिया तो एसआई सीआई आपका कंप्लीट हो गया। बस इतनी ही बातों को आपको समझ जाना है। लिखिए, नोट कीजिए और फिर मैं बात करता हूं। देखिए, दूसरे ही साल में ना ब्याज मिलेगा, पहले साल में तो मिलेगा नहीं। अगर तीसरी साल के लिए निकालेंगे तो दूसरे साल के भी ब्याज पर ब्याज मिलेगा। हाँ, अभी हम केवल 2 वर्ष के लिए बात किए हैं, आगे सब बताऊंगा। 2 वर्ष 3 वर्ष के लिए क्या होगा, 1 साल 6 महीने के लिए क्या होगा, 1 साल 72 दिन के लिए क्या होगा, 2 साल 73 दिन के लिए क्या होगा। ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टू डिस्कस, प्लीज राइट डाउन। बाकी बात हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे, लिखिए। तो लिखिए फिर से, प्रिंसिपल इज इक्वल टू व्हाट। आज के क्लास का दूसरा नंबर क्वेश्चन, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे दे बताइए, आसान की भारी, 15%। टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स। सीआई माइनस एसआई बराबर 270 रुपया। तो सीआई निकालिए, एसआई निकालिए। और क्वेश्चन बढ़ा दे कि अभी इतना ही सीखिएगा, अभी इतना ही रहने दे। ठीक, क्या बोले, दोनों चल रहा है।
न साधारण ब्याज है न चक्रवृद्धि ब्याज, फॉग चल रहा है। चलिए, हो गया, नोट कर लिए। लिखिए तो 15% की फ्रैक्शन क्या होगा? 3/20। और मैंने क्या बोला कि इस 20 की स्क्वायर, 20 की स्क्वायर कितनी? 400। 20 की स्क्वायर होती है 400, ठीक, 20 की स्क्वायर होती है 400। अब इस 400 आप मान लीजिए प्रिंसिपल, और इस 400 का पहले साल में 3/20 कितना होगा? 400 का 3/20 निकालिए, 20 से कितना बार में? 20 या 60 होगा ऐसा। फिर इसी 400 का 3/20 निकालिए, कितना? 60 नहीं, और फिर इस 60 का 3/20 कितना?
यही ना होगा टोटल। तो 60 और 60 टोटल कितना हो गया 120, और ये टोटल कितना हो गया 129। नहीं क्या बोले, ये 60 रुपए पर अब ब्याज मिलेगा ना दूसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। तो दूसरे साल में 60 का 3/20 होगा, तो 60 का 3/20, तो 3 गुने 3 कितना हो गया, इस 60 का 3/20 ब्याज मिलेगा, तो 60 का 3/20 9 रुपया हो गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि CI/SI के बीच का डिफरेंस 270 रुपया, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 यूनिट की वैल्यू 270, 1 यूनिट की वैल्यू 30 होगा ऐसा, 1 यूनिट की वैल्यू 30। अब मान लीजिए कि 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 30, तो 400 गुने 30 12,000, 120 गुने 30 36,000, हाँ वनली 2 जीरो होगा 36। क्या बोले, इसलिए कि दोनों के बीच का डिफरेंस, ये तो CI बराबर 129 और SI बराबर 120, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 9 यूनिट, दोनों के बीच का डिफरेंस 9 यूनिट। यहां क्वेश्चन में दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन में दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 270 रुपया। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। CI निकल जाएगा 129 गुने 30 3870। SI निकल चुका हुआ है कितना 3600। एक साथ सभी क्वेश्चन बन रहे हैं, एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये सारे के सारे मेथड एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। नोट करिए कौन सा, एक बार एक समान के, ठीक है। अच्छा इनकी भी मुराद पूरी कर दी जाए, क्यों अननेसेसरी ये भी परेशान हो रहे हैं। आप एक बात जान लीजिए कि ये फॉर्मूला से तो बनेगा नहीं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फॉर्मूला से बनेगा नहीं, आपको मैं तरीका बता दे रहा हूं, आप बना लीजिएगा। हाँ क्या आया, CI आया, ये CI बराबर 3800 आया, SI बराबर 3600 आया। मैं बता रहा हूं दोनों तरीका, बेसिक एक बार आप लोग केवल देख लीजिए, इमेजिन करके डर लगेगा, इमेजिन करके आपको डर लगेगा। बोलिए बता रहे आइए देखिए एक बार और समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको निकालना है, इसको बेसिक से अगर आप बनाइएगा, तो बेसिक में अगर आप मान लीजिए कि प्रिंसिपल बराबर P, बेसिक में तो मानना पड़ेगा कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू P, और आप यहां पर टाइम है 2 इयर्स का, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%। तो आप जानते हैं ना सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T बटा 100, यही ना होता है फॉर्मूला। P की जगह P रहने दीजिए, R की जगह कर दीजिए 15 इंटू 2 इंटू P बटा 100, यही ना होगा। 15 दूना 30 बटा 100, मतलब 3/10P, 3/10P क्या आ गया साधारण ब्याज। क्या आ गया साधारण ब्याज। आइए भाई जी चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं। CI बराबर अननेसेसरी टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप लोग, R बटा 100 यही ना होता है, सॉरी -1 ये होगा। P की जगह P रहने दीजिए 1 प्लस R बटा 100, R कितना है 15 बटा 100 टू द पावर 2 -1 ये होगा। और सुनिए इन्हीं दोनों के बीच का ना डिफरेंस दिया हुआ है 270 रुपया, तो इतना में से घटा दीजिए 3/10P बराबर 270 रुपया।
ई तो हो गया प्रोसेस, आज सॉल्व करना तो आपको आता है, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं ना इसके आगे, बोलिए आप खुद सॉल्व कर सकते हैं ना इसके आगे। भाई अब हम गुना भाग थोड़े ही बताएंगे, प्रोसेस ही बताएंगे ना, प्रोसेस आपके सामने है, मल्टीप्लाई गुना भाग घटाओ सब आप कर लीजिए। ये है आपके बेसिक, ये है आपके बुक की बातें, यह है आपका बुक का लैंग्वेज, यह है आपकी किताब में लिखी गई बातें। अगर आपको पसंद है तो आप इस मेथड से बनाइए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। यार कहिए तो मैं हर क्वेश्चन इसी तरीके से बनाऊं। भाई मेरे CISI एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी अरिथमेटिक का सबसे टफ टॉपिक है, सबसे हार्ड टॉपिक है CISI, कोई जल्दी छूना नहीं चाहता है। और मैं 15 मिनट में CISI ऐसा पढ़ा दूंगा जिसके लिए कभी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अब आप उस 15 मिनट को थोड़ा ध्यान से सुनिए, समझिए और फिर आप डिस्कस करिए। आइए, इसके पहले हमने इसके बारे में बताया था, ये तरीका था, इसको नोट कर लीजिए एक बार, और फिर मैं इस पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाता हूं। हाँ कितना 129, 60 रुपया यह सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का, 60 रुपया दूसरे साल का, और इस 60 रुपया के कारण यह आया 9 रुपया सदा चक्रवृद्धि ब्याज। इस सब को आपस में जोड़े तो हो गया 129। आइए दूसरा, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। प्रिंसिपल इज इक्वल टू व्हाट? रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 होल 1/9%, टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स, CI इज इक्वल टू 950 रुपया। SI बराबर निकालिए और दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए।
क्या? चलिए देखिए, अब सुनिए एक बार आराम से ध्यान से सभी लोग समझिए। अब पेन पेपर पेंसिल कॉपी कलम बंद कीजिए और एकदम ध्यान से बोर्ड पर देखिए, समझिए एक एक लाइन को, एक एक बात को। मैंने क्या बोला कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 11.1/9% की फ्रैक्शन ब्रेक करनी है। 11.1/9% की फ्रैक्शन ब्रेक करनी है और इसकी फ्रैक्शन होती कितनी है, 1/9। अभी भी आप लोग बात कर रहे हैं, बात कीजिएगा तो नहीं समझ पाइएगा। मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, एक बार बोल रहा हूं कि आप सभी लोग लिखना बंद कीजिए, समझिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। टाइम यदि 2 इयर्स है तो इस 9 की स्क्वायर करेंगे, 9 की स्क्वायर कितनी होगी, 81, और प्रिंसिपल को मान लेंगे 81, प्रिंसिपल को मान लेंगे 81, और 81 प्रिंसिपल दोनों के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए भी 81 रुपया प्रिंसिपल हो गया और साधारण ब्याज के लिए भी 81 रुपया प्रिंसिपल हो गया। अब इस 81 रुपए पर पहले साल का ब्याज कैलकुलेट करना है। इस 81 रुपए पर पहले साल का ब्याज कैलकुलेट करना है तो 81 का 1/9 ही तो रेट है। 81 का 1/9 9 रुपया हो गया। साधारण ब्याज भी पहले साल का 9 रुपया होगा और चक्रवृद्धि ब्याज भी पहले साल का 9 रुपया होगा। साधारण ब्याज भी पहले साल का 9 रुपया होगा और चक्रवृद्धि ब्याज भी पहले साल का 9 रुपया होगा। ये तो बात समझ चुके हैं। अब दूसरे साल में आइए, तो दूसरे साल में इस 81 का 1/9 9 रुपया साधारण ब्याज होगा। दूसरे साल में साधारण ब्याज 9 रुपया होगा और कुल साधारण ब्याज की बात करें तो 9 + 9 कितने रुपए हो जाएंगे, 18 रुपया साधारण ब्याज हो गए। सिंपल इंटरेस्ट 18 रुपए हो गए। यहां तक तो कंप्लीट हो गया, साधारण ब्याज अब यहां तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में निकालने चलते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है, मैंने इस लाइन में लिखाया स्टार देकर कि मूलधन पर तो ब्याज मिलता ही है, मूलधन पर तो ब्याज मिलता ही है। तो हम पहले मूलधन पर ब्याज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मूलधन पर ब्याज कैसे मिलेगा, रेट 1/9 है तो 81 का 1/9 9 रुपया मिल गया। चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल का 9 रुपया होगा। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होता है। लिख लीजिए, एक लाइन लिखिए, पहले साल का प्रथम वर्ष में या पहले साल में प्रथम वर्ष में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज, प्रथम वर्ष में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज, प्रथम वर्ष में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज, प्रथम वर्ष में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। प्रथम वर्ष में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। प्रथम वर्ष में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। हो गया। तो प्रथम वर्ष में क्यों बराबर होता है, क्योंकि ये मूलधन पर कैलकुलेट किया जाता है, मूलधन पर कैलकुलेट किया गया। तो मूलधन पर 81 रुपया मूलधन है और इसी मूलधन पर 1/9 9 रुपया साधारण ब्याज भी और चक्रवृद्धि ब्याज भी 1/9 तो 9 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज भी। पहला साल तो पूरा हो गया। दूसरे साल में आइए, तो दूसरे साल में साधारण ब्याज के केस में केवल और केवल मूलधन पर ब्याज कैलकुलेट किया जाता है। साधारण ब्याज में केवल और केवल मूलधन पर कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के केस में मूलधन पर तो कैलकुलेट किया ही जाता है, साथ में ब्याज पर भी ब्याज कैलकुलेट किया जाता है। चूंकि पहले साल में कोई दूसरा ब्याज नहीं था, प्रीवियस में कोई पहले से दूसरा ब्याज नहीं था, तो ब्याज पर ब्याज कहां से कैलकुलेट होगा। लेकिन जब हम दूसरे साल में कैलकुलेट करने लगे, जब दूसरे साल की गणना करने लगे, जब दूसरे साल में निकालने लगे, तो मूलधन पर तो ब्याज निकाल ही लिए, मूलधन पर तो ब्याज निकाल ही लिए, साथ में इस 9 रुपए ब्याज पर भी ब्याज निकालने लगे। तो 9 का 1/9 कितना होता है, 1 रुपया। यहां तक तो आप समझ चुके होंगे, ठीक। अब टोटल 9 + 9 18 रुपए साधारण ब्याज, 9 + 9 18 और 1 19 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज। तो CI बराबर हो गया कितना, 19। नहीं, अब 19 अगर चक्रवृद्धि ब्याज है, 18 अगर साधारण ब्याज है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 1 नहीं होगा। तो CI - SI बराबर 1। अब आप बताइए कि CI बराबर 950 रुपया, तो इधर CI बराबर 19 है, तो इसी 19 यूनिट की वैल्यू ना 950 रुपया है, इसी 19 यूनिट की वैल्यू ना 950 रुपया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 19 × 5 = 95 50 रुपया होगा। 1 यूनिट की वैल्यू 19 × 5 = 95 50 रुपया होगा। अब 1 यूनिट की वैल्यू यदि 50 रुपया है तो 81 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 81 × 50 होगा ऐसा। तो 0 हो गया, 5 × 5 हो गया, 8 × 5 = 40 हो गया, 4050। नहीं, इसी तरह से फिर अब जो निकालना है, 18 यूनिट SI है, तो 18 × 50, तो 18 × 5 = 90, 900 होगा। नहीं, CI - SI 1 यूनिट
और एक यूनिट की वैल्यू है 50, तो कितना हो गया 50 रुपये। सब निकल चुका है, ठीक है। बोलिए अब सभी लोग समझ चुके हैं या नहीं? किसी को कोई दिक्कत तो बताएं। ठीक, क्या एक क्वेश्चन और दे दे तो लीजिए। प्रिंसिपल इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज इक्वल टू 9800 9800 रुपया, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट 14.2/7%, टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स। CI निकालिए, SI निकालिए और दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए। आप लोग प्रिंसिपल मानने लगे क्या? फिर जब दिया ही हुआ है तो मानने की क्या जरूरत है? क्या किए आप? मूलधन ज्यादा हो गया, कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए आपस में। देखिए एक बार मैं बता दूं इसको, अब ध्यान से सुनिए। जितना लोग, जो लोग बना लिए हैं वो भी, जो नहीं बनाए हैं वो भी, बोर्ड पे ध्यान से देखिए, समझिए इसको। 14.2/7% की फ्रैक्शन क्या होगी? 14.2/7% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/7। और यहाँ टाइम है 2 ईयर्स, लेकिन हम टाइम एंड 2 ईयर्स 7 की स्क्वायर 49 तब मानते, प्रिंसिपल तब मानते जब ये प्रिंसिपल दिया गया नहीं होता। हनुमान जी के फोटो की पूजा तब करेंगे ना जब हनुमान जी प्रेजेंट ना हो। अगर साक्षात हनुमान जी का दर्शन हो जाता, हम पूजा क्यों फोटो की करेंगे? तो यहाँ साक्षात दर्शन है प्रिंसिपल, इसलिए हम इसी की बात करते हैं। तो कितना? 9800। 9800 का 1/7 कितना होगा? 9800 का 1/7 कितना होगा? तो 14 सते 98 होता है, कितना हो गया? 1400। तब पहले साल का साधारण ब्याज 1400 रुपया और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी 1400 रुपया, क्योंकि अभी हमने एक लाइन लिखाया था कि पहले साल का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं, तो 1400 रुपया लिख दिया हमने।
फिर इस 9800 का साधारण ब्याज अगर निकालेंगे तो 1/7 केवल की, क्योंकि साधारण ब्याज केवल मूलधन पर निकाला जाता है और साधारण ब्याज 9800 का 1/7 बराबर 1400 हो जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पर तो ब्याज मिलेगा, साथ में इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, साथ में इस 1400 पर भी ब्याज मिलेगा। तो 1400 का 1/7 कितना, 200 रुपया। तो ये टोटल कितना हो गया, 1400 2800 और 2000 200 3000। तो टोटल 3000 CI हो गया, 1400 2800 SI हो गया और दोनों के बीच का डिफरेंस 200 हो गया। सब निकल गया ना, CI हो गया 3000 रुपया, SI हो गया 2800 रुपया और दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, आपका कहना बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इनका कहना है कि 7 की स्क्वायर, वो सब मिटा गया। इनका कहना है, मिटाते इसको, लिख लिए हैं, हाँ नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आपकी बातों पर भी विचार किया जाएगा। अच्छे सुझाव हैं, अच्छे सलाह हैं, इसलिए विचार किए जाएंगे। It can be done, it can be achieved, it should be achieved, it should be done. होगा तो देखेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। फिलहाल अभी देखिए जो हो रहा है। चलिए देखिए तो, मिटाते हैं इसको। एक बटा 7 टाइम है 2 इयर्स, 7 की स्क्वायर कर दिए 49, यही ना कहना चाहते हैं आप। 49 का 1/7, दूसरी बार इस 7 का 1/7, यही ना कहना चाहते थे। 7 + 7 बराबर 7 7 14 1, दोनों के बीच का डिफरेंस, यही इतना लिखना ना सिखा रहा हूं शुरू से। अगर ये इतनी बात आप लिखना समझ गए तो सब कुछ लिखना समझ गए। मैंने बोला कि प्रिंसिपल दिया हुआ है 9800 और यहाँ प्रिंसिपल कितना यूनिट है, तो इसी 49 यूनिट की वैल्यू है कितना, 9800। इसी 49 यूनिट की वैल्यू है 9800। तो 49 कितना बार में, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो 15 यूनिट की वैल्यू 15 × 200 आया था क्या, पहले भी 3000। 14 × 200 आया था क्या, 2800। 100 की वैल्यू 200, 1 यूनिट की वैल्यू 200 आया था क्या, बोलिए यही बात ना थी तीनों। कहाँ फर्क पड़ता है, कहाँ फर्क पड़ता है। मैथमेटिक्स पूरी तरह गोल है, जहाँ से चलिएगा वहीं पहुँच जाइएगा। इसमें नंबर भी गोल गोल आता है, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, फाइंड स्क्वायर बिटवीन 1000 एंड 2000 डिवाइडेड बाई 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दें। अब बोलिए समझ गए नहीं ये टाइप, थोड़ा सा टाइप बदलें, थोड़ा सा बदलें। क्वेश्चन देखिए, टाइप नहीं बदलूंगा, क्वेश्चन सेम रहेगा, क्वेश्चन के लेवल में थोड़ी सी इंक्रीमेंट होगी, ठीक ना। बनाने की कोशिश कीजिए, बनेगा तो गुड है, नहीं बनेगा तो हाँ वेरी गुड वाले लोग हैं। प्रिंसिपल इज इक्वल टू लिख दिया 6300, प्रिंसिपल इज इक्वल टू लिख दिए 6300, टाइम इज इक्वल टू दे दिए 2 इयर्स, रेट फॉर फर्स्ट ईयर 11 होल 1/9%। फिर लिख देते हैं रेट फॉर
सेकेंड ईयर। ऐसा क्वेश्चन हो ना सकता है, पहला साल में रेट दूसरा था और दूसरे साल में रेट दूसरा हो गया। पहले साल में रेट कुछ और रहा होगा, अगले साल अचानक आरबीआई का प्लान चेंज हुआ, आरबीआई के प्लान चेंज होने के कारण बैंक का भी प्लान चेंज हो गया। बैंक का रेट पहले बार 11.1/9 था, अब थोड़ा सा घट गया कि बढ़ गया, 14.2/7% हो गया। नहीं, ऐसा होता है ना, हर जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसके बाद ये सारा जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है आपकी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, सब कुछ बदलता रहता है। नहीं, अब पता नहीं हम क्या क्या बोल दिए, आप लोग समझे भी कि नहीं समझे। जानते हैं सीआरआर क्या होता है? सीआई निकालिए, एसआई निकालिए, दोनों के। अरे वाह, सीआरआर का क्या बोल रहे हैं आप? फुल फॉर्म? हाँ, एसएलआर। अब ये सब चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है बैंकिंग में, रेपो रेट बढ़ता है तो रिवर्स रेपो रेट में फिर क्या, बैंक रेट में क्या होता है, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। सब रट्टा मारा हुआ है, रट्टा मत मारिए, समझिए इसको, ये बहुत अच्छा टर्म है, बहुत अच्छी बात है। चलिए कोई नहीं, छोड़िए, मैथ्स में मैथ से पढ़िए, दूसरे जगह मत जाइए। बन गया? क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं, हल्ला नहीं, बन गया? अच्छा बताइए कितने लोग बना लिए? वेरी गुड, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत लोग हैं आप लोग। आइए देखिए, अब मैं समझाता हूं, जो बना लिए वो भी, जो नहीं बनाए वो भी। पूरी ईमानदारी से कॉपी कलम बंद करके बोर्ड पे ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए और समझिए। प्रिंसिपल दिया हुआ है तो मानने की जरूरत है क्या? तो 6300 रुपया प्रिंसिपल को लिख देते हैं यहाँ। क्या दिया हुआ है? 6300 रुपया प्रिंसिपल दिया हुआ है। सुनिए ध्यान से, बोर्ड पर देखिए, लिखना बंद कीजिए। 11.1/9% फ्रैक्शन कितने की होगी? 11.1/9% फ्रैक्शन 14.2/7 फ्रैक्शन। इस 6300 का 1/9 कितना होता है? तो पहले साल का साधारण ब्याज 700 होगा। सुनिए, आप अभी भी, आप लोग अगर लिख रहे हैं तो फिर आप दुआ पूछेंगे,
इसलिए अभी लिखना बंद कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि लिखेंगे मतलब आप हमसे दोबारा पूछेंगे, मेरी बात पूरी नहीं सुनेंगे मतलब वो अभिमन्यु वाला बात होगा, आधी चक्रव्यूह भेदना तो जानेंगे लेकिन आंसर लिखना नहीं जानेंगे। यहाँ काम आंसर लिखने का होता है। आप पूरी कहानी जानिए, आंसर लिखने ना आया तो समझ जाइए आप कुछ नहीं जानते हैं। आप पूरी कहानी मत जानिए, पूरी रामायण खत्म कर दीजिए, लेकिन रिजल्ट बता दीजिए तो बस सब कुछ यहाँ वही है। ऑप्शन नंबर 4 7 नेक्स्ट तो करना है। अब अगर जय बजरंग बली या सब ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाए तो पढ़िए ना पढ़िए उससे कोई फर्क पड़ेगा, रिजल्ट आना चाहिए। नहीं, आप कितना मेहनत किए हैं, आप कितना स्ट्रगल किए हैं, इस बात को कोई नहीं देखता है, सिर्फ इस बात को देखता है कि आप कितने सक्सेस हुए हैं। ठीक ना? आपने बहुत कठिन परिश्रम किया है, हर बार 0.5 0.2 0.6 नंबर के कारण अपने रिजल्ट से छट गए हैं, और फाइनली आप अगर आज के डेट में अनसक्सेसफुल है तो आपकी मेहनत की कोई कहानी नहीं होगी। लेकिन जिस किसी ने कोई मेहनत नहीं किया और वो डायरेक्ट जय बजरंग बली ऑप्शन नंबर 4 किया, और अगर उसका रिजल्ट है तो उसके मेहनत की कहानी होगी। क्या वह दिन भर तो घूमता था लेकिन रात में बैठ के पढ़ता था। ठीक ना? नहीं, आज इसके साथ घूमता था, कल उसके साथ घूमता था, परसों किसी और के साथ था, लेकिन वो रात में पढ़ता जरूर था। क्या बोल रहे हैं? सबको लेके घूमता था। लगता है उनको थोड़ा ज्यादा ही एक्सपीरियंस है। सच्चे मायने में एक को तो झेल नहीं पाइएगा। नहीं, एक देखिए जो कुछ भी हो, मतलब मैं टू बी फ्रैंक बात कर रहा हूं कि ना आप एक प्यार झेल पाइएगा ना एक ब्रेकअप झेल पाइएगा, अगर सही मायने में हो तो। नहीं, लेकिन आज के डेट में सही होता क्या है? आइए यहां 6300 का फिर 1/7 कितना होगा? 6300 का 1/7 होगा कितना? 900। ठीक है, अब क्या है कि इस 700 पर भी ब्याज मिलेगा ना, इस 700 पर भी ब्याज मिलेगा ना, और 700 पर रेट क्या होगा? 1/7, तो कितने रुपए होंगे? 100। अब देखिए 7 9 7 9 7 कितना? 1600 रुपया साधारण ब्याज हो गया, साधारण ब्याज 1600 रुपया हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज 1600 और 100 1700 हो गया। आप दोनों के बीच का डिफरेंस अब बोलिए, सब लोग समझ गए ना? बना लिए थे? वेरी गुड। अब आपको कुछ कुछ बातें समझ में आ रही है, आगे बैठने का कुछ असर है। एक क्लास छूट गया था फिर भी समझ रहे हैं, अच्छी बात है। जल्दी से नोट कीजिए, जरूर दूंगा। अगले साल का फिर इंटरेस्ट निकलेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट। एक क्वेश्चन और लिख दें। अच्छा, थोड़ा आप क्वेश्चन का लेवल फिर थोड़ा सा और बढ़ा दे। पक्का ना? आप समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ, तो लिखिए तो एक क्वेश्चन और। प्रिंसिपल इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज इक्वल टू 18,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.2/3%, टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर एंड 73 डेज। हो सकता है ना? क्वेश्चन पूछता है ना ऐसा? हाँ, सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, CI माइनस SI निकालिए। अभी आगे से कहते हैं कि फंसाइए दिए सर। देखिए मतलब कुछ भी बोल देते हैं ये लोग। 73 को मिटा दें,
73 को मिटा देंगे तो क्वेश्चन में मिट जाएगा, तब क्वेश्चन बचेगा क्या? आसान हो जाएगा क्वेश्चन एकदम। देखिए, आप लोग विश्व के 8वें आश्चर्य को चरितार्थ मत करिए, बात मत कीजिए। जानते हैं ना विश्व का 8वां आश्चर्य क्या है? नहीं जानते हैं? हाँ, दो लोग एक जगह रहे और आपस में बात ना करें। तो आप ही ना बोल रहे थे कि सर पीआरटी वाला फॉर्मूला बताइए। ये सही आ गया। ठीक है, सबको बनाने दीजिए। आइए देखिए, चलिए देखिए, 1 ईयर 73 डेज की बात कर रहा है। कितने लोग बना लिए 1 ईयर 73 डेज वाले? देखिए, 1 ईयर 73 डेज के केस में आपको क्या करना है कि सबसे पहला काम करना है कि आप 2 साल का निकाल लीजिए। सबसे पहले आप 2 साल के लिए जो करते थे वही प्रोसेस कीजिए। तो 2 साल के लिए 16.2/3 की फ्रैक्शन, प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना? प्रिंसिपल दिया हुआ है 18,000, और इस 18,000 का 1/6 कितना होता है? 3,000। पहले साल में 3,000, दूसरे साल में भी 3,000, और इस 3,000 का 1/6 कितना होगा? 3,000 का 1/6, 3,000 का 1/6 500 होगा ऐसा। तो यहां लिखते हैं 500। यहां तक हो गया कंप्लीट। अब ध्यान देंगे कि 3,000 अगर ये टोटल 365 दिन होता, टोटल 365 दिन होता तब ना इतना इंटरेस्ट मिलता। लेकिन आपको निकालना कितने दिन का है? 73 दिन का। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि 365 दिन में ब्याज मिलता है 3,000 रुपया, साधारण ब्याज की ही बात करते हैं पहले, तो ब्याज मिलता है 3,000 रुपया, इसलिए एक दिन में ब्याज मिलेगा 3,000 बटा 365 रुपया, होगा कि नहीं? इसलिए 73 दिन में ब्याज मिलेगा, इसलिए 73 दिन में ब्याज मिलेगा, गुना 73 होगा। 73 से ही देखिए तब 5 बार में कट रहा है क्या? 5 × 15 के 5 हाथ में 1, और 7 × 5 = 35, 1 = 36 कट रहा है ना? तो मतलब कि कोई भी ब्याज जो 365 दिन में मिला है उसका 1/5 कर दे तो 73 दिन का ब्याज मिल जाएगा। कोई भी ब्याज जो 365 दिन में मिला है उसका 1/5 कर दे तो 73 दिन का ब्याज प्राप्त हो जाएगा। 3,000 का 1/5 कितना होता है? 3,000 का 1/5 कितना होता है? तो 600 रुपया साधारण ब्याज मिलेगा। अब 500 का 1/5 कितना होता है? 100 रुपया। तो 100 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा उस 3,000 के कारण। अब टोटल कितना हो गया? तो 3,000 और 600,
3600 रुपया हो गया साधारण ब्याज, टोटल साधारण ब्याज 3600 रुपया हो गया और टोटल चक्रवृद्धि ब्याज 3700 रुपया हो गया और दोनों के बीच का अंतर 100 रुपया का हो गया। यही ना 3 आंसर आपसे पूछा गया था। आया था क्या? इतना आया था क्या? कोई नहीं बोल रहा है। अब बदल लीजिए, उधर लीजिए, लंबा जाएगा, लंबा जाएगा, बोलिए ना। ठीक है, फिर से बताने से ज्यादा बढ़िया है कि ये क्वेश्चन दे देते हैं। लीजिए लीजिए, नोट करिए, नोट करिए। तो ऐसे हल्ला करने लगते हैं, सर रुकिए ना, जैसे ऐसे लग रहा है कि सर भाग रहे हैं यहाँ से। कौन सा? ईयर में चेंज करके एक बार बता दीजिए। लीजिए, देखिए, फिर नहीं लिखिए, कितना स्लो है। लीजिए, ठीक है, नोट कर लिए सभी लोग? अभी भी सर? लीजिए, आप देखिए, इसी क्वेश्चन में क्या दिया था? वह क्वेश्चन में प्रिंसिपल बराबर कितना? 18,000 या 1800 जो भी दिए होंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिए थे? 16.2/3%। टाइम कितना दिए थे? 1 ईयर एंड 73 डेज, और बाकी सब निकालना था। ये 1 ईयर 73, ऐसे मत कीजिए, पैर जो इधर उधर कर रहे हैं। 1 ईयर 73 डेज का मतलब क्या होता है? 2 साल की एंट्री हो गई, 2 साल में आ चुके हैं। 2 साल के लिए हम लोग क्या करते थे? इसको 1/6 मानते थे और 6 की स्क्वायर कर देते थे 36, यही ना करते थे। इस 36 का 1/6 6 रुपया, फिर इस 36 का 1/6 और फिर इस 6 का 1/6 1 रुपया, यहां तक था। 365 दिन में मिला 7 रुपया ब्याज, 365 दिन में मिला 7 रुपया ब्याज, लेकिन हमको चाहिए कितने दिन का? मात्र 73 दिन का। और अभी हम लोग बताए ना कि 365 का 1/5 करेंगे तो 73 दिन होगा। इसका मतलब इस 6 का भी 1/5 करेंगे तो यहां जो ब्याज मिलना चाहिए वो 6/5 होना चाहिए और यहां जो ब्याज मिलना चाहिए वो 1/5 होना चाहिए। यही बात ना होनी चाहिए थी। अब आपको यह पता है कि ये 18,000 दिया हुआ है और इसकी वैल्यू 36 यूनिट है, तो हम कह सकते हैं कि 36 यूनिट बराबर 18,000। हम लिख सकते हैं कि 36 यूनिट बराबर 18,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 36 5 180, 500 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू यदि 500 होगी तो 6/5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो गुने 500 होगी। 500 से ये कटा तो 100 बचा, मतलब 600 रुपया यहाँ हो गया। 1/5 गुने 500 बराबर 100 रुपया यहाँ हो गया। बोलिए, अब आप समझ गए कि नहीं? अब देखिए टोटल, और यहाँ भी मतलब क्या है? 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 1 यूनिट की वैल्यू 500 है तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 गुने 500, तो 6 5 30, 3,000 रुपया यहाँ हो गया। 600 यहाँ हुआ, 100 रुपया यहाँ हुआ, तो 3,000 और 600। साधारण ब्याज कितना हो गया? 3600। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 3700। दोनों के बीच का अंतर हो गया 100 रुपया। जिस मेथड से भी बनाइए सारे मेथड सेम है।
हाँ तो 365 का 1/5 ही तो 73 होता है। टाइम को क्या मिल जाएगा उससे? उससे क्या मिल जाएगा आपको? 1 ईयर 73 डेज को 73/365 कीजिएगा, तो ये 1/5 कीजिएगा, तो ये 1 ईयर का तो निकालना ही निकालना है, अब प्लस 1/5 ईयर और निकालना है। तो 1/5 ईयर निकालने के कारण ही तो हम ये पूरा 1 ईयर निकाल के 1/5 कर दिए। अब नहीं समझ में आया? अब आया समझ में? ठीक है, अब इसको जोड़िए या कुछ भी करिए, कोई फायदा नहीं होगा जोड़ने से। 1/1/5 या 6/5 तो क्या फायदा होगा इससे? ठीक है, एक क्वेश्चन इसी तरह का दे रहा हूं, नोट कर लिए? चलिए लीजिए, देखिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 16,200, रेट इज इक्वल टू 11.1/9%, टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर 73 डेज। बाकी सब निकालिए, SI क्या होगा, CI क्या होगा, और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा।
चलिए बन गया सबका। एक बार देखिए सभी लोग लास्ट 16200 यही ना है। इसका 11.1/9 की फ्रैक्शन 9। इसका देखिए तो 9 के टेबल में 162 आता है क्या कभी? कितना बार में? 18 9 162। इसका मतलब 1800 रुपया। दूसरे साल में भी 1800 रुपया और फिर इस 1800 का 1/9 200 रुपया, यही ना होगा। लेकिन चूंकि 73 दिन है तो 73 दिन का मतलब 73/365 1/5 साल होता है, 1/5 ईयर होता है। तो हम 1/5 ईयर के लिए 1800 का 1/5 कर दे। 1800 का 1/5 कितना होगा? बोलिए। 5 से काटेंगे ना तब कितना? 5 तिहाई 15 और 6 पचे 30, 360 रुपया यहाँ। इस 200 का 1/5 कितना? 40 रुपया होगा ऐसा। अब सबको जोड़ दीजिए तो 1800 और उधर 400, 18 4 तो SI हो गया, CI हो गया 2200, 1800 व 360 2160 हो गया SI, और CI माइनस SI के बीच का डिफरेंस हो गया 40 रुपया। होगा ऐसा? ठीक है। एक क्वेश्चन और हो जाए? नहीं? हाँ लिखिए। तब भी बना लेंगे ना, अभी तो बताएं, अभी तो बताएं हैं। अरे भाई तो 81 यूनिट लेके बनाइए, 81 की वैल्यू 162 के बराबर कर दीजिएगा, फिर आप निकाल लीजिएगा सबको। क्या? लिखिए क्वेश्चन। प्रिंसिपल इज इक्वल टू, इस बार प्रिंसिपल नहीं देंगे। चलिए अब आप ही का, आप तो मजबूरी है कि आप ही के तरीके से बनेगा। लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कर देते हैं 16.2/3%। टाइम कर देते हैं 1 ईयर एंड 6 मंथ्स। ठीक। CI बराबर कर दीजिए, निकालिए, SI बराबर निकालिए, और CI माइनस SI बराबर 100 रुपीज। CI माइनस SI बराबर 100 रुपीज। नहीं बना? देखिए 16.2/3% फ्रैक्शन 1 ईयर 6 मंथ्स है, मतलब 2 साल में एंट्री है, इसलिए 6 के स्क्वायर कर दीजिए 36। 2 साल के लिए मान लीजिए 36, तो 36 का 1/6, फिर अगले साल 36 का 1/6 और 6 का 1/6 होगा ऐसा। अगर टोटल ये 12 महीना के लिए होता तब इतना करते। 6 मंथ्स का मतलब 6/12 मतलब 1/2 साल होगा,
तो इधर भी 1/2 कर दीजिए, मतलब 3, और यहाँ 0.5। अब क्या दिया हुआ है, 100 रुपया दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 0.5 यूनिट की वैल्यू है 100 रुपया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 200। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 200 है तो जो पूछा है वो निकाल लेंगे। पूछा है 36 गुने 200, 7200 रुपया प्रिंसिपल हो गया। 6 और 3 9 यूनिट साधारण ब्याज हो गया, तो 9 दूना 1800 रुपया साधारण ब्याज हो गया। CI हो जाएगा कितना, 1 का आधा, 1 का आधा, 1 रुपया मिला है पूरे साल में, तो आधा रुपया मिलेगा आधा साल में, 6 महीना में, या 1/2 लिख दीजिए। 1/2 की वैल्यू है 100, तो 2 की वैल्यू होगी 200। चलिए नोट कीजिए और फिर रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले दिन।